अध्याय 6। प्रचार, मीडिया और दोहराव का जाल। आज की सत्ता का सबसे घातक हथियार बंदूक, जेल या डर नहीं है, बल्कि सूचना है। और सूचना पर नियंत्रण का सबसे कारगर तरीका है प्रचार, मीडिया और दोहराव का जाल है। यह जाल दिखता नहीं, पर महसूस कराया जाता है। यह आदेश नहीं देता, बल्कि सोच को मोड़ देता है। शैतानी मानसिकता यहीं से काम शुरू करती है, जहां इंसान को यह एहसास ही न रहे कि वह प्रभावित हो रहा है। प्रचार भावना पर सीधा वार। प्रचार का उद्देश्य सच बताना नहीं होता, बल्कि अनुभूति गढ़ना होता है। संदेश इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह तर्क से पहले दिल तक पहुंचे। डर, गर्व, अपमान, सुरक्षा या महान भविष्य, इन भावनाओं को उकसाकर व्यक्ति की सोच को एक दिशा में धकेल दिया जाता है। राजनीति में यह हम बनाम वे के रूप में दिखता है। देश खतरे में है, दुश्मन चारों ओर हैं और केवल एक ही नेतृत्व सुरक्षित रख सकता है। घर के भीतर यही प्रचार अलग रूप ले लेता है। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, फिर भी तुम सवाल करते हो। यह वाक्य तर्क नहीं, अपराधबोध पैदा करता है। ऑफिस में प्रचार लक्ष्य और संस्कृति के नाम पर आता है। यह कंपनी परिवार है, ताकि शोषण भी त्याग जैसा लगे। मीडिया सूचना नहीं, छवि का निर्माण। मीडिया अब केवल खबर देने का माध्यम नहीं रहा, वह अनुभूति, प्रतीक और कथा बनाने का औजार बन चुका है। कौन सी खबर दिन भर चलेगी, कौन सी एक कोने में दब जाएगी, यह चयन ही असली नियंत्रण है। जब कोई घटना बार बार दिखाई जाती है, तो वह महत्वपूर्ण लगने लगती है, और जिसे नहीं दिखाया जाता, वह मानो हुआ ही नहीं। राजनीति में यह तय किया जाता है कि किस सवाल को राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा और किस उपलब्धि को ऐतिहासिक। घर में मीडिया की जगह रिश्तों की कहानी ले लेती है। कौन त्यागी है, कौन स्वार्थी, और वही छवि बार बार दोहराई जाती है। ऑफिस में मीटिंग, मेल और पोस्टर वही कथा रचते हैं। कंपनी का विजन, कठिन समय और बलिदान, ताकि सवाल पूछने वाला असंवेदनशील लगे। दोहराव झूठ का सच बन जाना। दोहराव इस जाल की सबसे खतरनाक कड़ी है। वही वादा, वही प्रतीक, वही कहानी बार बार। मनोविज्ञान कहता है जिसे हम बार बार सुनते हैं उसे दिमाग परिचित मान लेता है, और परिचित चीजें सच लगने लगती हैं। तथ्य जांचने की जरूरत खत्म हो जाती है। राजनीति में नारे दोहराए जाते हैं, आंकड़े चुनकर दिखाए जाते हैं। घर में वही शिकायतें, तुम हमेशा ऐसे ही हो। और ऑफिस में वही लाइन, अभी टाइम नहीं है, इतनी बार कही जाती हैं कि व्यक्ति अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। व्यवहारिक प्रभाव, सोच का धीरे धीरे क्षरण। इस जाल का असर अचानक नहीं दिखता, यह धीरे धीरे चेतना को खोखला करता है। तथ्य धुंधले पड़ जाते हैं, लोग याद नहीं रख पाते कि असल में क्या हुआ था। कथाएं चमकने लगती हैं, सरल, भावनात्मक और आकर्षक कहानियां जटिल सच्चाइयों पर भारी पड़ जाती हैं। प्रश्न पूछना बोझ बन जाता है। भीड़ भावनाओं के साथ बहती है, जांच पड़ताल और विवेक पीछे छूट जाते हैं। निष्कर्ष, भ्रम का साम्राज्य। जहां प्रचार, मीडिया और दोहराव का जाल मजबूत हो जाता है, वहां सत्य कमजोर और भ्रम शक्तिशाली हो जाता है। शैतानी मानसिकता को हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती, वह सोच पर कब्जा कर लेती है। यही उसका सबसे गहरा नियंत्रण है। जब इंसान को लगे कि वह खुद सोच रहा है, जबकि उसकी सोच पहले ही तय कर दी गई हो। यही पहचान इस पुस्तक का उद्देश्य है, ताकि आने वाला पाठक केवल पढ़े नहीं, देख पाए, केवल समझे नहीं, सावधान हो, और इस जाल को पहचान कर उससे बाहर निकलने की हिम्मत कर सके। एक, प्रचार क्या है और क्या नहीं। सूचना नहीं, दिशा निर्देशन। अक्सर प्रचार को केवल झूठ फैलाने से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह समझ अधूरी है। प्रचार हमेशा सीधा झूठ नहीं बोलता। उसकी असली ताकत आधे सच, चयनित तथ्यों और भावनाओं के उस मिश्रण में होती है, जिसे इस तरह परोसा जाता है कि पाठक या दर्शक बिना महसूस किए पहले से तय निष्कर्ष तक पहुंच जाए। शैतानी मानसिकता यहीं से काम करती है। वह सच को नकारती नहीं, बल्कि उसे ढाल देती है। प्रचार कैसे काम करता है? तथ्यों का चयन। हर कहानी की नींव तथ्य ही होते हैं।
लेकिन प्रचार में सभी तथ्य बराबर नहीं होते। केवल वही तथ्य सामने लाए जाते हैं जो पहले से तय कथा को मजबूत करें। जो तथ्य असहज हों, सवाल खड़े करें या विरोधाभास दिखाए, उन्हें चुपचाप हटा दिया जाता है। राजनीति में किसी योजना की कुछ सफल तस्वीरें बार बार दिखाई जाती हैं, जबकि उसकी विफलताएं और सीमाएं गायब रहती हैं। घर में भी यही पैटर्न दिखता है। परिवार के किसी एक त्याग को बार बार गिनाया जाता है, लेकिन नियंत्रण और दबाव को कभी तथ्य नहीं माना जाता। ऑफिस में केवल टारगेट पूरे होने की कहानियां सुनाई जाती हैं। थकान और शोषण पर चुप्पी रहती है। संदर्भ का हरण प्रचार का दूसरा हथियार है। तथ्य को उसके पूरे संदर्भ से अलग कर देना। समय, कारण और परिस्थितियां हटा दी जाती हैं। तथ्य अकेले खड़े दिखते हैं, सरल और साफ, जबकि सच्चाई हमेशा जटिल होती है। जब संदर्भ गायब होता है तो व्यक्ति समझता है कि वह पूरी तस्वीर देख रहा है, जबकि वह केवल एक फ्रेम देख रहा होता है। यही भ्रम शैतानी मानसिकता को ताकत देता है। निर्णय पहले तय होता है। प्रचार का उद्देश्य सूचना देना नहीं, बल्कि निर्णय तय करना होता है। निष्कर्ष पहले से तय रहता है। संदेश केवल उस निष्कर्ष तक पहुंचाने का रास्ता बनता है। पाठक या दर्शक को लगता है कि उसने स्वयं सोचा है, जबकि दिशा पहले ही तय कर दी गई होती है। स्वतंत्र सोच धीरे धीरे अनुसरण में बदल जाती है। प्रचार और मानव मन। मानव मन तर्क से पहले भावना पर प्रतिक्रिया करता है, और प्रचार इसी कमजोरी को निशाना बनाता है। भय, गर्व, आशा और अपराध बोध जैसे भाव सक्रिय किए जाते हैं। जब भावना हावी हो जाती है, तर्क पीछे हट जाता है। तब लोग केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते, वे उसे सत्य और वास्तविकता मानने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां नियंत्रण गहरा हो जाता है। केस स्टडी एक, आधे सच का इस्तेमाल। एक शहर में पानी की आपूर्ति की गंभीर समस्या थी। सरकार ने घोषणा की कि नए जल स्रोत विकसित कर लिए गए हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर यही संदेश बार बार दिखाया गया कि पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। असलियत यह थी कि कुछ क्षेत्रों में अब भी भारी कमी थी और नए स्रोत अभी परीक्षण चरण में थे। लेकिन प्रचार ने केवल उपलब्धता का हिस्सा दिखाया, अधूरी सच्चाई को पूरी कहानी बना दिया। परिणामस्वरूप जनता को लगा कि समस्या हल हो चुकी है। आलोचना धीमी पड़ गई और असुविधाजनक प्रश्न गायब हो गए। यह उदाहरण दिखाता है कि आधा सच सही ढंग से पेश किया जाए तो पूर्ण सत्य जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। केस स्टडी 2, भावना और दोहराव का जाल। एक शिक्षा संस्थान ने नया पाठ्यक्रम शुरू किया। प्रचार में इसे भविष्य के लिए अनिवार्य कौशल बताया गया। मीडिया में एक ही कहानी बार बार दोहराई गई। छात्र सफल होंगे, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सच्चाई यह थी कि पाठ्यक्रम सीमित स्कूलों तक ही था। उसके परिणामों की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई थी और अधिकांश छात्रों पर उसका प्रभाव नगण्य था। फिर भी भावना और दोहराव ने काम किया। माता-पिता और शिक्षक इसे स्वतः लाभकारी मानने लगे। सवाल पूछना राष्ट्र और भविष्य के खिलाफ लगने लगा। डर और आशा दोनों भावों का इस्तेमाल हुआ और तर्क पीछे छूट गया। अंतिम निष्कर्ष। ये दोनों उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि प्रचार झूठ से ज्यादा खतरनाक है। यह आधा सच दिखाकर पूरी धारणा गढ़ता है। यह संदर्भ हटाकर जटिल सच्चाइयों को सरल भ्रम में बदल देता है और भावना व दोहराव के सहारे तर्क को कमजोर कर देता है। अंततः जनता धारणा को ही वास्तविकता मानने लगती है। यही वह क्षण है जहां शैतानी मानसिकता अपना उद्देश्य पूरा करती है, बिना जोर लगाए, बिना हिंसा के, केवल सोच पर नियंत्रण स्थापित करके। 2. मीडिया का रूपांतरण। प्रहरी से मंच तक। मीडिया का मूल स्वभाव प्रहरी का होता है। प्रहरी का काम होता है सत्ता पर नजर रखना, सवाल पूछना, छुपे तथ्यों को सामने लाना और जनता को चेताना। वह ताकत के सामने खड़ा होता है, उसके पीछे नहीं। लेकिन जब मीडिया प्रहरी न रहकर मंच बन जाता है, तब उसका चरित्र बदल जाता है। अब वह सवाल नहीं करता, बल्कि कथा सुनाता है। यही वह मोड़ है जहां शैतानी मानसिकता को सबसे सुरक्षित और प्रभावी औजार मिल जाता है। बहस का समय सीमित करना।
सोच को अधूरा छोड़ देना। मंच बने मीडिया में कठिन और असहज मुद्दों पर गहराई से चर्चा नहीं होती। बहस का समय सीमित कर दिया जाता है ताकि जटिल सवाल पूरे खोल ही न सकें। विशेषज्ञों और आलोचकों को या तो कम बोलने दिया जाता है या उनके विचारों को बीच में काट दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं जो मंचदाता के हित में हों। राजनीति में यह दिखता है जब किसी नीति के फायदे तो मिनटों तक गिनाए जाते हैं, लेकिन नुकसान पर चर्चा अचानक समय की कमी में दब जाती है। घर में भी यही पैटर्न होता है। परिवार का मुखिया फैसला सुना देता है, लेकिन सवाल पूछने पर कहता है, अब इस पर बहस नहीं। ऑफिस में मैनेजमेंट टारगेट बताता है, पर प्रक्रिया और दबाव पर बात करने का समय नहीं होता। शोर को बढ़ावा देना, तर्क को दबाना। जब मीडिया मंच बन जाता है, तब शांति नहीं, शोर उसकी भाषा बन जाती है। भावनात्मक और नाटकीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आंकड़ों, रिपोर्ट और तर्क की जगह संवेग, गुस्सा और नारे ले लेते हैं। लगातार शोर में दर्शक सोच नहीं पाता, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। बार बार वही संदेश, वही भाव, वही दृश्य, और धीरे धीरे वह उसे सच मानने लगता है। राजनीति में बहस चीख पुकार में बदल जाती है। घर में भावनात्मक ड्रामा असली मुद्दों को ढक देता है। ऑफिस में इमरजेंसी और क्राइसिस का शोर इतना होता है कि कोई ठंडे दिमाग से सवाल पूछ ही नहीं पाता। सरल नारों का प्रभुत्व, जटिलता का अंत। मंचीय मीडिया जटिल नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल नारों में बदल देता है। हम सही दिशा में हैं, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सब कुछ नियंत्रण में है। ऐसे वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं। ये नारे सुनने में सुकून देते हैं, लेकिन सवालों को खत्म कर देते हैं। असल समस्याएं, उनके कारण, सीमाएं और समाधान पीछे छूट जाते हैं। जनता को लगता है कि सब समझ में आ गया है, जबकि समझने के लिए जो गहराई चाहिए थी वह कभी दी ही नहीं गई। सिक्के का दूसरा पहलू, सत्य और कथा का धुंधलापन। जब मीडिया मंच बन जाता है, तब सत्य और कथा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जटिल तथ्य और डेटा अपनी जगह खो देते हैं। उनकी जगह एक आकर्षक, भावनात्मक और बार बार दोहराई गई कहानी ले लेती है। इतिहास और वर्तमान दोनों बताते हैं कि जनता का विश्वास निष्पक्ष जांच से नहीं, बल्कि लगातार दोहराई गई सरल कथा से बनता है। जो कहानी बार बार सुनी जाती है, वही सच लगने लगती है। निष्कर्ष, शैतानी मानसिकता को वैधता। मीडिया का प्रहरी से मंच में रूपांतरण तब होता है जब उसका उद्देश्य सत्य की रक्षा नहीं, बल्कि नियंत्रण और समर्थन बन जाता है। इस स्थिति में जटिल नीति हार जाती है और सरल कथा जीत जाती है। यही शैतानी मानसिकता को वैधता मिलती है, क्योंकि उसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, केवल मंच चाहिए। एक ऐसा मंच जहां सवाल कम हो, शोर ज्यादा हो और कथा इतनी सरल हो कि सच खुद ही पीछे हट जाए। 3. दोहराव का विज्ञान। झूठ कैसे सच लगता है। मानव मस्तिष्क का एक बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम है। जो बात बार बार सुनी जाए वह परिचित लगने लगती है, और जो परिचित हो उस पर भरोसा अपने आप बन जाता है। यही मनोवैज्ञानिक कमजोरी सत्ता और प्रचार के लिए सबसे कारगर हथियार बनती है। शैतानी मानसिकता को तर्क से नहीं, आदत से जीतना होता है, और आदत दोहराव से बनती है। संदेश की पुनरावृत्ति, सच का अभ्यास। दोहराव की पहली परत शब्दों से शुरू होती है। वही वाक्य, वही नारे, वही शब्द बार बार, हर मंच पर। हम सुरक्षित हैं, भविष्य हमारे हाथ में है। इन वाक्यों का असर उनके अर्थ से नहीं, उनकी आवृत्ति से होता है। शुरुआत में मन सवाल करता है, फिर सुनने का आदी हो जाता है और अंततः उसे तथ्य मान लेता है। राजनीति में नारे, घर में वही शिकायतें या वही प्रशंसा, और ऑफिस में वही विजन स्टेटमेंट, सब एक ही सिद्धांत पर चलते हैं। जितनी बार दोहराओ उतना सच लगेगा। दृश्य और प्रतीकों का दोहराव, तर्क से तेज रास्ता। दोहराव केवल भाषा तक सीमित नहीं रहता। चिन्ह, झंडे, रंग, पोशाक, वीडियो क्लिप, हर जगह वही दृश्य दिखाई देते हैं। जब कोई प्रतीक बार बार दिखता है तो वह अर्थ से जुड़ जाता है। धीरे धीरे तर्क की जगह
भावना हावी हो जाती है। व्यक्ति यह नहीं सोचता कि संदेश सही है या नहीं, वह केवल उसे महसूस करता है। यही कारण है कि दृश्य दोहराव प्रचार का सबसे प्रभावी रूप बन जाता है। भावनात्मक शॉर्टकट, सोच का शॉर्ट सर्किट। दोहराव की तीसरी परत भावना पर वार करती है। वही संगीत, वही नाटकीय स्वर, वही डर या उम्मीद पैदा करने वाले दृश्य बार बार। इससे मस्तिष्क एक शॉर्टकट बना लेता है। हर बार सोचने की जरूरत नहीं रहती, भावना खुद निर्णय लेने लगती है। लोग तर्क करने की बजाय प्रतिक्रिया देने लगते हैं। डर हो तो समर्थन, गर्व हो तो अंधविश्वास और आशा हो तो चुप्पी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सवालों की थकान। लगातार दोहराव से सवाल थक जाते हैं। जो बात हर जगह सुनाई दे, उस पर प्रश्न करना मुश्किल लगता है। धीरे धीरे लोग मान लेते हैं कि अगर यह गलत होता तो इतना बार क्यों दिखाया जाता। यही दोहराव सच का स्थान ले लेता है, भले ही तथ्य उसके उलट क्यों न हो। इतिहास का संकेत, मिथक का निर्माण। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य, क्रांतिकारी आंदोलन और आधुनिक राजनीति सभी ने दोहराव का इस्तेमाल किया है। अस्थायी कथाओं को बार बार दोहराकर स्थायी सच बना दिया गया। किसी नेता का बचपन, उसका संघर्ष, उसकी त्याग कथा जब बार बार सुनाई जाती है तो वह मिथक बन जाती है। आलोचना तब व्यक्ति पर नहीं, उस मिथक पर हमला लगने लगती है और सवाल करना कठिन हो जाता है। निष्कर्ष, भ्रम की स्थायी नींव। दोहराव केवल सूचना नहीं फैलाता, वह सत्य का भ्रम रचता है। जो लगातार सामने आता है वही मन में बैठ जाता है। यही वह शक्ति है जो शैतानी मानसिकता को मजबूत करती है। लोग बिना सोचे समझे वही स्वीकार करने लगते हैं जो उन्होंने बार बार देखा, सुना और महसूस किया होता है। 4. एजेंडा सेटिंग। क्या दिखे क्या छुपे। प्रचार का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक हथियार यह नहीं है कि वह झूठ बोलता है या सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, बल्कि यह तय करता है कि लोग किस पर सोचें और किस पर सोचने का मौका ही न मिले। यही प्रक्रिया एजेंडा सेटिंग कहलाती है। शैतानी मानसिकता यहां सबसे शांत दिखती है, क्योंकि वह चिल्लाती नहीं, वह चयन करती है। असहज मुद्दों को गायब करना, अदृश्य सच। एजेंडा सेटिंग की पहली चाल यह है कि असुविधाजनक मुद्दों को धीरे धीरे दृश्य से हटा दिया जाए। भ्रष्टाचार, नीतिगत विफलताएं, गलत निर्णय या जनता को प्रभावित करने वाली असफलताएं, इन पर रोशनी नहीं डाली जाती। जब किसी समस्या का उल्लेख ही न हो तो वह समस्या जनता के दिमाग में मौजूद ही नहीं रहती। लोग यह नहीं सोचते कि कुछ छुपाया गया है, वे केवल वही देखते हैं जो सामने है। राजनीति में घोटाले खबर नहीं बनते, घर में गलत व्यवहार पर बात नहीं होती और ऑफिस में असफल परियोजनाएं रिपोर्ट से गायब रहती हैं। प्रतीकात्मक घटनाओं को प्रमुख बनाना, असल से ध्यान हटाना। जहां असली मुद्दे छुपते हैं वहां प्रतीक उभरते हैं। उत्सव, रस्में, यात्राएं और भावनात्मक दृश्य, इनकी प्रस्तुति बढ़ा दी जाती है। किसी नेता का मंदिर जाना, झंडा उठाना या भीड़ से घिरा हुआ दिखना एक स्पष्ट संदेश देता है, हम मूल्य, धर्म या राष्ट्र के रक्षक हैं। ये प्रतीक वास्तविक नीतियों या परिणामों का स्थान ले लेते हैं। जनता बहस करने की बजाय भाव से जुड़ जाती है। असल सवाल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। भावनात्मक दृश्य अग्रिम, तर्क को पीछे धकेलना। जो भावना जगाए, गर्व, भरोसा, डर या गुस्सा पैदा करे, एजेंडा सेटिंग में वही दृश्य आगे लाए जाते हैं। कैमरा आंकड़ों पर नहीं, चेहरों पर टिकता है। जटिल विश्लेषण की जगह सरल दृश्य और प्रभावी क्लिप दिखाई जाती हैं। जब भावना आगे होती है, तर्क अपने आप पीछे चला जाता है। लोग जानकारी नहीं, अनुभूति के आधार पर राय बनाने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, महत्व का भ्रम। जो बात बार बार दिखाई जाती है वही महत्वपूर्ण लगने लगती है। लोग मान लेते हैं कि अगर कोई मुद्दा सच में जरूरी होता तो वह खबरों में होता। असली समस्याओं पर सवाल उठाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास न दृश्य होते हैं न कथा। धीरे धीरे निष्कर्ष स्वतः बहने लगते हैं। जनता वही सोचने लगती है जिसकी दिशा एजेंडा तय करता है। इतिहास का संकेत,
ध्यान का प्रबंधन। इतिहास बताता है कि सत्ता ने हमेशा यह तय किया है कि जनता किस पर ध्यान दे और किस पर नहीं। युद्ध, चुनाव या आर्थिक संकट के समय असहज तथ्य छुपा दिए जाते हैं और प्रतीक, नारे और भावनात्मक दृश्य बड़े कर दिए जाते हैं। ध्यान को मोड़कर सोच को नियंत्रित किया जाता है। निष्कर्ष, चुपचाप किया गया नियंत्रण। एजेंडा सेटिंग केवल सूचना का खेल नहीं है, यह ध्यान और भावना का नियंत्रण है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता सोचती तो है, लेकिन केवल उन्हीं सीमाओं में जो पहले से तय कर दी गई हों। यही शैतानी मानसिकता की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीक है, जहां आजादी का भ्रम बना रहता है, पर सोच की दिशा पहले ही चुन ली जाती है। 5 दृश्य की राजनीति। तस्वीर शब्दों से तेज। मनुष्य मूलतः तर्क से नहीं, दृश्यों और अनुभवों से संचालित होता है। शब्द दिमाग तक पहुंचते हैं, लेकिन दृश्य सीधे भावनाओं को छूते हैं। यही कारण है कि दृश्य तर्क को पार कर जाते हैं और बिना अनुमति सोच पर असर डालते हैं। शैतानी मानसिकता इस सत्य को भली भांति समझती है। उसे बहस नहीं चाहिए, उसे दृश्य चाहिए। दृश्य स्मृति बनाते हैं, यादों पर कब्जा। एक तस्वीर, एक वीडियो क्लिप या मंच पर रचा गया कोई दृश्य, ये चीजें दिमाग में टिक जाती हैं। शब्द भुलाए जा सकते हैं, दृश्य नहीं। किसी नेता का झंडा थामे फोटो, किसी कार्यक्रम में भावनात्मक क्षण, ये बार बार याद आते हैं। जब कोई दृश्य लगातार सामने आता है तो वह मानसिक रूप से गहरा बैठ जाता है। समय के साथ वह घटना नहीं, संदेश बन जाता है। स्मृति से पहचान तक हम का निर्माण। दृश्य केवल यादें नहीं बनाते, वे पहचान गढ़ते हैं। झंडा, प्रतीक, रंग, पोशाक, इन सब के साथ हम का एहसास जुड़ जाता है। व्यक्ति अपने आप को उस दृश्य का हिस्सा मानने लगता है। यही समूह मानस की शुरुआत है, जहां भावना व्यक्तिगत नहीं रहती, सामूहिक बन जाती है। गर्व, सुरक्षा और अपनापन सब दृश्य के साथ जुड़ जाते हैं। पहचान आलोचना को रोकती है, भावना की दीवार। जब कोई दृश्य पहचान से जुड़ जाता है तो उस पर सवाल उठाना आसान नहीं रहता। आलोचना तर्क का सवाल नहीं रह जाती, वह अपमान जैसा महसूस होने लगती है। ऐसे में कोई नेता गलत निर्णय ले रहा हो, नीति असफल हो रही हो, फिर भी तस्वीर, मंच और प्रतीक आलोचना के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। लोग सोचते नहीं, प्रतिक्रिया देते हैं। भावना तर्क से तेज हो जाती है। मनोवैज्ञानिक संकेत, नियंत्रण का शांत रास्ता। दृश्य शब्दों से कहीं तेज असर डालते हैं। जो दिखता है वही सच लगता है। दृश्य पर नियंत्रण का अर्थ है कथा पर नियंत्रण। असुविधाजनक तथ्य कैमरे से बाहर रह जाते हैं और अनुकूल दृश्य बार बार सामने आते हैं। यह वही तकनीक है जो शैतानी मानसिकता अपनाती है। खुले टकराव के बिना, बिना जोर लगाए, सोच पर नियंत्रण। निष्कर्ष, तस्वीर का साम्राज्य। जहां दृश्य हावी हो जाते हैं, वहां शब्द और तर्क पीछे हट जाते हैं। दृश्य पहचान और भावना के बीच पुल बनते हैं और वही पुल आलोचना को धीरे धीरे असंभव बना देता है। यही दृश्य की राजनीति है, जहां तस्वीर शब्दों से तेज होती है और सोच बिना शोर के दिशा बदल लेती है। 6 शत्रु का फ्रेम। कथा को ऊर्जा। हर प्रचार अभियान में शत्रु केवल विरोधी नहीं होता, वह कथा का ईंधन होता है। शैतानी मानसिकता को अपनी कहानी जिंदा रखने के लिए किसी न किसी वे की जरूरत होती है। तभी हम स्पष्ट बनता है, तभी डर, गुस्सा और गर्व को दिशा मिलती है। जब तक शत्रु मौजूद है, कथा चलती रहती है। वे हमेशा बाधा हैं, समस्या का चेहरा। शत्रु फ्रेम की पहली चाल यह होती है कि हर समस्या का चेहरा तय कर दिया जाए। कोई समूह, व्यक्ति या विचार, सब एक ही श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। बाधा। नीति में कमी हो, व्यवस्था लड़खड़ा जाए, कारण भीतर नहीं ढूंढा जाता, बाहर तय कर दिया जाता है। राजनीति में यह बाहरी ताकत या विपक्ष होता है। घर में वो लोग हमें समझते नहीं और ऑफिस में दूसरा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। ध्यान तथ्य से हटकर कथा पर चला जाता है और कथा सरल हो जाती है। असफलता का कारण, जिम्मेदारी का पलायन। जहां शत्रु तय हो जाता है, वहां असफलता की व्याख्या आसान हो जाती है।
हर विफलता का ठीकरा वे पर फोड़ दिया जाता है। परियोजना समय पर पूरी न हो, कारण बाहरी दबाव। वादे पूरे न हो, कारण विरोध। इस प्रक्रिया में जवाबदेही पीछे हट जाती है। सवाल पूछने की जगह दोष तय हो जाता है। शैतानी मानसिकता यहीं राहत महसूस करती है, क्योंकि उसे आत्मजांच से मुक्ति मिल जाती है। एकजुटता का बहाना, भावनात्मक ऊर्जा। शत्रु की मौजूदगी हमको एकजुट करने का सबसे आसान तरीका है। डर और खतरे का भाव भीड़ को जोड़ देता है। यह एक भावनात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो कथा को स्थायी और सजीव बनाए रखती है। इस ऊर्जा में लोग अपने प्रश्न और शंकाएं छोड़ देते हैं। आलोचना गौण हो जाती है, क्योंकि प्राथमिक लक्ष्य विरोधी को हराना बन जाता है। अभी सवाल नहीं, पहले लड़ाई, यही भावना हावी रहती है। मनोवैज्ञानिक संकेत, आलोचना का अपराधीकरण। शत्रु फ्रेम का सबसे खतरनाक असर यह है कि प्रश्न को भी शत्रुता में बदल दिया जाता है। जो सवाल करता है उसे बाधा, नकारात्मक या देशद्रोही जैसा महसूस कराया जाता है। भीड़ रक्षक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है। आलोचनात्मक सोच कमजोर पड़ती है, क्योंकि हर असहमति वे के खाते में चली जाती है। निष्कर्ष, स्थायी नियंत्रण की कथा। जहां शत्रु का फ्रेम मजबूत हो जाता है, वहां कथा को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। सत्ता का नियंत्रण स्थायी बन जाता है, बिना नीति पर खुली बहस के, बिना तर्क के टकराव के। धीरे धीरे प्रश्न असंभव लगने लगते हैं और शैतानी मानसिकता वही हासिल कर लेती है जो उसे चाहिए, एक ऐसी भीड़ जो सोचने से पहले पक्ष चुन ले। 7. एल्गोरिदम का सहयोग। सवाल दबे, शोर उभरे। आज का प्रचार मंच भाषण या पोस्ट तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उसे व्यक्तिगत, निरंतर और अदृश्य बना दिया है। एल्गोरिदम, जो बाहर से तकनीकी और तटस्थ दिखता है, असल में शैतानी मानसिकता का सबसे अनुशासित सहयोगी बन जाता है। वह आदेश नहीं देता, वह चुनता है, और वही चयन सोच की दिशा तय कर देता है। भावनाओं को प्राथमिकता देना, तर्क से पहले प्रतिक्रिया। एल्गोरिदम उसी सामग्री को आगे बढ़ाता है जो तेज भावना पैदा करे, गर्व, भय, गुस्सा या आक्रोश। शांत, संतुलित और विश्लेषणात्मक सामग्री पीछे छूट जाती है, क्योंकि वह कम प्रतिक्रिया पैदा करती है। आपत्तिजनक या उकसाने वाले संदेश बार बार दिखाए जाते हैं, ताकि उपयोगकर्ता लगातार भावनात्मक रूप से सक्रिय रहे। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सोचने की बजाय प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करने लगता है। तर्क धीमा पड़ जाता है, भावना तेज हो जाती है। ध्रुवीकरण को तेज करना, डिजिटल हम बनाम वे। एल्गोरिदम अक्सर वही विचार दिखाता है जिनसे उपयोगकर्ता पहले से सहमत होता है। विरोधी दृष्टिकोण या तो दिखते नहीं या नकारात्मक फ्रेम में आते हैं। इससे डिजिटल दुनिया में हम बनाम वे की रेखा और गहरी हो जाती है। असहमति संवाद नहीं रहती, संघर्ष बन जाती है। समूह चिंतन मजबूत होता है और व्यक्ति अपने ही विचारों की भीड़ में सुरक्षित महसूस करने लगता है। प्रतिध्वनि कक्ष का निर्माण, सुनाई देता वही जो पहले से जाना है। धीरे धीरे एल्गोरिदम एक प्रतिध्वनि कक्ष रच देता है, जहां व्यक्ति केवल वही सुनता है जो उसके पूर्वाग्रहों को पुष्ट करता है। अलग राय, आलोचना या जटिल तथ्य वहां पहुंच ही नहीं पाते। इस स्थिति में सच और झूठ का अंतर धुंधला हो जाता है। सत्य अपनी जगह खो देता है और भावना प्रधान कथा सब कुछ ढक लेती है। व्यक्ति को लगता है कि सब यही सोचते हैं, जबकि वह केवल वही देख रहा होता है जो उसे दिखाया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक संकेत, अदृश्य अनुशासन। डिजिटल एल्गोरिदम व्यक्ति को लगातार भावनात्मक प्रवाह में बांधे रखता है। भीड़ केवल उन्हीं विचारों तक सीमित रहती है जो सत्ता या शैतानी मानसिकता के अनुकूल हों। आलोचना, सवाल और वैकल्पिक दृष्टिकोण या तो अदृश्य कर दिए जाते हैं या उपहास का विषय बना दिए जाते हैं, ताकि उन्हें गंभीरता से न लिया जाए। निष्कर्ष, तकनीक के पीछे छिपा नियंत्रण। एल्गोरिदम केवल तकनीक नहीं है, वह आधुनिक प्रचार का सबसे शक्तिशाली सहायक है। जब एल्गोरिदम और प्रचार मिल जाते हैं, तो असहमति चुपचाप गायब हो जाती है। डिजिटल दुनिया में नियंत्रण स्थायी बन जाता है, बिना आदेश, बिना दमन, सिर्फ चयन और दृश्यता के जरिए।
यही शैतानी मानसिकता की सबसे आधुनिक और प्रभावी रणनीति है। 8 थकान की रणनीति। सवालों को थका देना। प्रचार का असली लक्ष्य हर सवाल का जवाब देना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है सवाल करने की ऊर्जा खत्म कर देना। जब मन थक जाता है तब वह सच और झूठ का फर्क करने की कोशिश छोड़ देता है। शैतानी मानसिकता इसी बिंदु पर सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि थका हुआ नागरिक सबसे आज्ञाकारी नागरिक बन जाता है। लगातार संकट का एहसास, चैन की चोरी। थकान की रणनीति की पहली चाल है समाज को लगातार संकट में रखना। हर दिन नया विवाद, हर सप्ताह नया खतरा, हर महीने नया भावनात्मक मुद्दा। मन को आराम और स्थिरता नहीं मिलती। वह हमेशा सतर्क रहता है, जैसे कोई आपदा आने वाली हो। इस स्थिति में सोच दीर्घकालिक नहीं रहती, वह केवल तुरंत प्रतिक्रिया तक सिमट जाती है। अंतहीन बहसें, बिना निष्कर्ष, शोर का जाल। टीवी डिबेट शोर में बदल जाती हैं। सोशल मीडिया युद्ध क्षेत्र बन जाता है। बहस होती है लेकिन समाधान नहीं निकलता। वही तर्क, वही आरोप, वही चेहरे बार बार। धीरे धीरे सवाल बेकार लगने लगते हैं। व्यक्ति सोचता है पूछकर क्या फायदा। यही वह क्षण है जहां प्रचार अपनी पहली जीत दर्ज करता है। सूचना की अधिकता, समझ का बोझ। सच, झूठ और आधा सच सब एक साथ परोसा जाता है। जांच करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि हर बात को परखने की मानसिक ऊर्जा नहीं बचती। व्यक्ति सरल निष्कर्ष ढूंढने लगता है। जटिल सच्चाइयों के लिए धैर्य खत्म हो जाता है। थके हुए मन की भाषा, हार की स्वीकृति। थका हुआ मन कुछ खास वाक्य बोलने लगता है। बहुत हो गया, अब समझ नहीं आता, सब एक जैसे हैं, जो चल रहा है चलने दो। यही प्रचार जीतता है, क्योंकि निष्क्रियता सत्ता के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। सवाल न हो तो जवाबदेही भी नहीं होती। खतरनाक परिणाम, शांति का भ्रम। थकान का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग स्थायित्व को ही शांति समझने लगते हैं। सवाल पूछना बोझ लगने लगता है, जवाबदेही असुविधाजनक हो जाती है और धीरे धीरे नागरिक अपनी भूमिका छोड़ देता है। निष्कर्ष, थकान एक रणनीति है। थकान कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। जब नागरिक थक जाता है तब प्रचार को सच साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना काफी होता है कि किसी में सवाल पूछने की ताकत ही न बची हो। यही शैतानी मानसिकता की सबसे शांत लेकिन सबसे सफल जीत है। नॉन और नागरिक की परीक्षा। दर्शक या संपादक। इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, मानसिक भूमिकाओं से लड़ी जा रही है। प्रचार और मीडिया की शक्ति तभी तक अजेय रहती है जब तक नागरिक सक्रिय जांचकर्ता नहीं बनता और केवल दर्शक बना रहता है। दर्शक देखता है, सुनता है, भावनाएं महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है, लेकिन सवाल नहीं करता। यही वह स्थिति है जहां शैतानी मानसिकता सबसे सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि बिना सवाल सत्ता को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शक बनना सहज लेकिन खतरनाक स्थिति। दर्शक वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। राजनीति में टीवी पर हर रात नया शोर, नया दुश्मन, नया संकट दिखाया जाता है और दर्शक मान लेता है कि यही पूरा सच है। घर में जब कोई बुजुर्ग या प्रभावशाली व्यक्ति बार बार एक ही बात दोहराता है, हमारे जमाने में ऐसा ही होता था, तो सवाल पूछना बदतमीजी माना जाता है। दफ्तर में बॉस की हर बात को कंपनी का फैसला कहकर स्वीकार कर लिया जाता है, भले ही वह अन्यायपूर्ण क्यों न हो। दर्शक वही मानता है जो बार बार सुनाई दे और वही स्वीकारता है जो भावनात्मक रूप से आकर्षक या डराने वाला हो। यह सुविधा की मानसिकता है और सुविधा हमेशा नियंत्रण को जन्म देती है। संपादक बनना असहज लेकिन मुक्त करने वाली भूमिका। संपादक बनना आसान नहीं होता। संपादक सवाल करता है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और अभी क्यों कह रहा है। वह स्रोत की जांच करता है, शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ता है। राजनीति में संपादक यह समझता है कि हर भावनात्मक भाषण समस्या का समाधान नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने की रणनीति भी हो सकता है। घर में वह परंपरा और तर्क को अलग करता है, सम्मान बनाए रखते हुए भी
प्रश्न पूछता है। दफ्तर में वह ऐसा ही चलता है को सच मानने से इनकार करता है और प्रक्रिया, डेटा और जवाबदेही मांगता है। संपादक तथ्य और दृष्टिकोण को अलग करता है और प्रचार व वास्तविकता के बीच की रेखा पहचानता है। शैतानी मानसिकता किससे डरती है? शैतानी मानसिकता दर्शकों से नहीं डरती, वह उन्हें पालती है। वह डरती है संपादकों से, क्योंकि संपादक भीड़ में अकेला सवाल उठाता है। वह दोहराव को सच मानने से इनकार करता है। वह शोर, हलचल और दिखावटी बहस से बाहर निकलकर मूल प्रश्न तक पहुंचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हर व्यवस्था पहले नागरिक को थकाती है, भ्रमित करती है और अंत में उसे यह कहने पर मजबूर करती है, सब एक जैसे हैं। आत्मप्रश्न, असली परीक्षा यही है। 1. क्या मैं किसी सूचना को बिना जांच के स्वीकार कर लेता हूं? 2. क्या मैं बार बार दोहराई गई कथाओं को सच मान लेता हूं? 3. क्या मैं भावनात्मक उकसावे के पीछे छिपे उद्देश्य को देख पाता हूं? 4. सबसे जरूरी, क्या मैं दर्शक बने रहना चुनता हूं या संपादक बनने का जोखिम उठाता हूं? निष्कर्ष, भूमिका बदलते ही शक्ति का संतुलन बदल जाता है। जब नागरिक केवल दर्शक बने रहते हैं, तब प्रचार, मीडिया और दोहराव की शक्ति अविरोधी और स्थायी हो जाती है। तब नियंत्रण को नैतिकता का आवरण मिल जाता है। लेकिन जिस दिन नागरिक संपादक बनना शुरू करता है, उसी दिन जांच और विवेक जीवित हो उठते हैं। यही विवेक शैतानी मानसिकता की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जागा हुआ मन किसी भी स्थायी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता। यही इस सदी की असली क्रांति है। 10. जाल कैसे टूटे? शोर नहीं, प्रक्रिया पर वार। प्रचार, मीडिया और दोहराव का जाल अपने आप नहीं टूटता। यह तब तक मजबूत रहता है जब तक नागरिक सुविधा में जीता हुआ दर्शक बना रहता है। जाल तोड़ने का अर्थ केवल नारेबाजी का विरोध करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस मानसिकता को बदलना है जो बिना जांच के मान लेती है, बिना समझे प्रतिक्रिया देती है और बिना सोचे चुप हो जाती है। शैतानी मानसिकता बाहर से नहीं आती, वह नागरिक की निष्क्रियता में पनपती है। सक्रिय जांचकर्ता बनना, पहला मानसिक विद्रोह। जाल टूटने की शुरुआत सवाल से नहीं, जांच की आदत से होती है। राजनीति में जब एक ही चैनल दिन रात एक ही कथा दिखाता है, तब सक्रिय नागरिक दूसरा, तीसरा और चौथा स्रोत देखता है, सिर्फ सहमति पाने के लिए नहीं, बल्कि तुलना करने के लिए। घर में जब किसी मुद्दे पर हमेशा से ऐसा ही होता आया है कहा जाता है, तब वह पूछता है क्यों, किसके लिए और आज भी क्या यह सही है। दफ्तर में जब हर फैसले को ऊपर से आया आदेश बताकर थोप दिया जाता है, तब वह प्रक्रिया, डेटा और तर्क मांगता है। यही पहला झटका है जो जाल को कमजोर करता है। संदर्भ की जांच, आधे सच से मुक्ति। शैतानी मानसिकता पूरे झूठ से कम, आधे सच से ज्यादा काम लेती है। कोई बयान, कोई आंकड़ा, कोई वीडियो अगर संदर्भ से काट दिया जाए, तो वह हथियार बन जाता है। राजनीति में पुराने वीडियो नए गुस्से के साथ चलाए जाते हैं। घर में किसी एक घटना को पकड़कर पूरे व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है। ऑफिस में किसी एक गलती को बार बार याद दिलाकर इंसान की पूरी पहचान तय कर दी जाती है। संदर्भ की जांच करना मतलब यह समझना कि यह बात किस परिस्थिति में कही गई, क्या छुपाया गया और क्या जानबूझकर छोड़ दिया गया। दृश्य से पहले डेटा, भावनाओं पर लगाम। तस्वीरें, वीडियो और भावनात्मक दृश्य सबसे तेज असर करते हैं और यही शैतानी मानसिकता का पसंदीदा हथियार है। रोते चेहरे, गुस्से से भरी भीड़ या जीत का उत्सव, इन सबके बीच तर्क दब जाता है। जाल तोड़ने वाला नागरिक दृश्य देखकर रुकता है। वह पहले आंकड़े देखता है, परिणाम पूछता है और मापदंड समझता है। राजनीति में वह भावनात्मक भाषण से पहले नीतियों के असर को देखता है। घर में वह आंसुओं से पहले कारण समझता है। दफ्तर में वह प्रेजेंटेशन के ग्राफ से पहले जमीनी सच्चाई पूछता है। असहमति की रक्षा, सबसे कठिन, सबसे जरूरी कदम। शैतानी मानसिकता असहमति से नहीं, असहमति के डर से ताकतवर बनती है। जब सवाल पूछना गद्दारी, बदतमीजी या नेगेटिविटी कहलाने लगे, समझ लो जाल मजबूत हो चुका है। जाल तोड़ने का अर्थ है अपने और दूसरों के सवाल पूछने के अधिकार की रक्षा करना। राजनीति में भी, घर में भी
और दफ्तर में भी। असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं, वह विवेक की निशानी है। जहां असहमति सुरक्षित नहीं, वहां सच टिक नहीं सकता। सरल नियम: शोर के खिलाफ धीमी बुद्धि। 1. जो बात चिल्लाकर कही जाए उसे धीरे धीरे पढ़ो, सुनो और परखो। 2. जो बात डर या गर्व जगाए उस पर दोगुनी जांच करो। 3. जो बात सवालों से बचती हो उसे सबसे पहले सवालों के सामने लाओ। निष्कर्ष: जाल टूटता है जब मन आजाद होता है। जाल किसी एक सरकार, एक चैनल या एक व्यक्ति से नहीं टूटता। जाल टूटता है जब नागरिक सक्रिय, सतर्क और स्वतंत्र सोच वाला संपादक बनता है। यह केवल प्रचार का विरोध नहीं, यह स्थायी नियंत्रण की जड़ों पर वार है। शैतानी मानसिकता वहीं हारती है जहां नागरिक सोचना बंद करने से इनकार कर देता है। यही आजादी की असली शुरुआत है। समापन: शोर के उस पार विवेक। प्रचार केवल सूचना का प्रसार नहीं करता, वह मानसिक वातावरण रचता है। यह वातावरण शोर से भरा होता है, जहां सोचने से पहले महसूस कराया जाता है और समझने से पहले प्रतिक्रिया निकलवा ली जाती है। मीडिया इस शोर को मंच देती है, उसे वैधता देती है और दोहराव उसे ऐसा रूप दे देता है कि झूठ भी सत्य की तरह बैठने लगता है। शैतानी मानसिकता की यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब सच को बदलने की जरूरत ही न पड़े, बस मन को थका दिया जाए। इस प्रक्रिया में नागरिक धीरे धीरे सोचने वाला मनुष्य नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने वाला प्राणी बनता है। राजनीति में निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं, घर में रिश्ते कथाओं से तय होते हैं और दफ्तर में सच्चाई की जगह धारणाएं काम करने लगती हैं। शैतानी मानसिकता बाहर से हमला नहीं करती, वह भीतर जगह बनाती है। वह सवालों को नहीं मारती, सवाल पूछने की इच्छा को मार देती है। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता चुप्पी नहीं है और नहीं शोर का जवाब शोर से देना है। असली विद्रोह है विवेक को जीवित रखना, तथ्य को भावना से अलग करना, संदर्भ को नारे से ऊपर रखना और दोहराव के बीच भी स्वतंत्र सोच को बचाए रखना। यही वह बिंदु है जहां शैतानी मानसिकता असहज होने लगती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर सोचते हुए नागरिक से लगता है। यह अध्याय किसी सत्ता के विरुद्ध घोषणा पत्र नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे उस संपादक को जगाने का प्रयास है जो दर्शक बनकर सो गया है। जब नागरिक जागता है तब प्रचार को साबित करना पड़ता है, मीडिया को जवाब देना पड़ता है और दोहराव की शक्ति टूटने लगती है। इतिहास यही गवाह है, जहां विवेक खड़ा हुआ वहां स्थायी नियंत्रण टिक नहीं पाया। अगला अध्याय उस सबसे खतरनाक औजार को बेनकाब करेगा जिसे शैतानी मानसिकता बार बार इस्तेमाल करती है: विरोधी का निर्माण और भय की राजनीति। यह समझाया जाएगा कि सत्ता को शत्रु क्यों चाहिए, डर कैसे अनुशासन बन जाता है और भय किस तरह मनुष्य को स्वयं का प्रहरी बना देता है। यहीं से असली पहचान शुरू होती है।